अंजलि को राहुल जब कभी तारीफ करता तो वो उसे अनदेखा कर देती। राहुल न सिर्फ अंजलि के सामने उसकी प्रशंसा करता बल्कि अपनी माँ से भी वो अंजलि की तारीफ करते नहीं थकता था। पर सच पूछो तो अंजलि को पुरुषों से घृणा थी। वे जो भी करेंगे अपने स्वार्थ के लिए। पहले तो मीठी मीठी बातें करेंगे, पर बाद में यदि एक भी बात अनुकूल न हुई तो खुद ही सारे संबंध तोड़ लेंगे। अंजलि इसी सोच के साथ अतीत की गलियों में खो गई। तब वो केवल 16 वर्ष की किशोरी थी और राकेश किसी भौरे की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराया करता था। उस दिन राकेश का जन्मदिन था और उसने बड़े आग्रह से अंजलि को आमंत्रित किया था, पर घर में कुछ मेहमान आने के कारण उसे घर से रवाना होने में ही कुछ देर हो गई थी। वो जल्दी से तैयार हुई थी, फिर उपहार लेकर राकेश के घर पहुंच गई थी, पर वो दरवाजे पर ही अपना नाम सुनकर ठिठक गई थी। क्या बात है, अभी तक तुम्हारी अंजलि नहीं आई? भीतर से राकेश की दीदी का स्वर उभरा था। मेरी अंजलि? आप भी क्या बात करती हैं दीदी? बड़ी ही मूर्ख लड़की है, बेकार ही मेरे पीछे पड़ी रहती है। इसमें मेरा क्या दोष? बनो मत, उसके सामने तो उसकी प्रशंसा के पुल बांधते रहते हो। अब उसकी सहेली का उलाहना भरा स्वर सुनाई दिया। वो तो मैंने रजत और अमित से शर्त लगाई थी कि झूठी प्रशंसा से भी लड़कियां कितनी जल्दी झूम उठती है। राकेश ने बात समाप्त करते करते जोर से ठहाका लगाया था। वहां मौजूद लोगों ने हंसी में उसका साथ दिया था, पर अंजलि के कदम वहीं जमकर रह गए थे। आगे बढ़ूं या लौट जाऊं? बस एक दो क्षण की दुविधा के बाद वो लौट आई थी। वो अपने कमरे में बंद होकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। कुछ दिनों के लिए तो उसे सारी दुनिया से ही घृणा हो गई थी। यह मतलबी दुनिया क्या सचमुच रहने योग्य है? अंजलि खुद से ही प्रश्न करती, पर धीरे धीरे उसने अपने आप को संयत कर लिया था। फिर राकेश को वह एक दुस्वप्न समझकर भूल गई थी। उस घटना को 1 वर्ष भी नहीं बीता था कि घर में उसके विवाह की चर्चा होने लगी। उसने विरोध किया और कहा, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। 1-2 नहीं, पूरी 4 बहनों को। फिर तुम ही सबसे बड़ी हो। हम कब तक तुम्हारी पढ़ाई समाप्त करने की प्रतीक्षा करते रहेंगे? माँ ने परेशान होकर प्रश्न किया था। क्या कह रही हो माँ? मैं तो अभी अंतिम वर्ष में हूँ। हमें कौन सी तुमसे नौकरी करवानी है? अब जो कुछ पढ़ना है ससुराल जाकर पढ़ना। माँ ने ऐसा कहा मानो 1-2 दिन में ही उसका विवाह हो जाएगा। अंजलि ने अब चुप रहकर पढ़ाई में मन लगाने का निर्णय लिया। इस दौरान अंजलि एमए प्रथम वर्ष में पहुंच गई थी। उसने कई बार मना भी किया कि वरों की उस नीलामी में बोली लगाने की उनकी हैसियत नहीं है, पर हर बार माँ का एक ही उत्तर होता, तुम सब अपने घर गृहस्थी वाली हो जाओ और हमें क्या चाहिए? पर माँ, अपने घर की दहलीज लांघने का मूल्य चुकाना क्या हमारे बस की बात है? माँ से पूछा था अंजलि ने। अभी बहुत भले लोग हैं इस संसार में बेटी। अंजलि, क्यों अपनी माँ को सताती हो तुम? कोशिश करना हमारा फर्ज है, फिर कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ही। पिताजी माँ से उसकी बातचीत सुनकर नाराज हो उठे तो वो चुप रह गई थी। पर एक दिन चमत्कार ही हो गया था। पिताजी समाचार लाए थे कि जो लोग अंजलि को आखिरी बार देखने आए थे उन्होंने अंजलि को पसंद कर लिया था। एक क्षण को तो अंजलि भी खुशी के मारे जड़ रह गई, पर वह प्रसन्नता उस वक्त गायब हो गई जब पिताजी ने दहेज, टीका की रकम व सामान की सूची दिखाई। अंजलि निराश होकर शून्य में ताकती बैठी रह गई थी। 25,000 रुपये नकद और उतनी ही रकम का सामान। कैसे होगा यह सब? 3 और छोटी बहनें भी तो है। उसके मुंह से अनायास ही निकल गया था, जब उसका समय आएगा देखा जाएगा। माँ उसका विवाह संबंध पक्का हो जाने से इतनी प्रसन्न थी कि उसके आगे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। जब माँ ने सुनील को देखा तो वो निहाल ही हो गई। कैसा सुंदर सजीला दूल्हा मिला है तुझे, वो अंजलि से बोली। पर वर पक्ष की भारी मांग को देखते हुए अंजलि चाह कर भी खुश नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे सुनील घर के सदस्य जैसा ही होता जा रहा था। लगभग तीसरे चौथे दिन बैंक से लौटते समय वो आ जाता, तब अति विशिष्ट व्यक्ति की भांति उसका स्वागत होता, या फिर कभी कभी वे दोनों कहीं घूमने के लिए निकल जाते। मुझे तो अपने आप पर गर्व हो रहा है। उस दिन रेस्तरां में बैठते ही सुनील अंजलि से बोला, रहने दीजिए, क्यों मुझे बना रहे हैं? अंजलि मुस्कुराई। क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं होता क्या? ऐसी रूपवती और गुणवती पत्नी टाटा और अंबानी को ही मिलती है। मैंने तो जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी समझ गया था कि तुम मेरे लिए ही बनी हो। सुनील अपनी ही रॉ में बोलता गया। अंजलि बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा था। जब सुनील ने पहले ही नजर में समझ लिया था कि वह उसके लिए ही बनी है, तो फिर वह मोल भाव किस लिए? कैसे दहेज की एक एक वस्तु की सूची बनाई गई थी। घर के छोटे से छोटे सदस्य के लिए कपड़ों की मांग की गई थी। अंजलि के मस्तिष्क में विचारों का तूफान सा उठ रहा था, पर वह इधर उधर देखे बिना यंत्रवत
काफी पिए जा रही थी। तभी दो लड़कियों ने रेस्तरां में प्रवेश किया। सुनील को देखते ही दोनों ने मुस्कुराकर अभिवादन किया और उसकी मेज के पास आकर खड़ी हो गई। ये अंजलि है, मेरी मंगेतर, और अंजलि यह है उमा और नैना, हमारी कॉलोनी में ही रहती है। सुनील ने अंजलि से उनका परिचय कराया। चलो, तुमने तो मिलाया नहीं, आज हमने खुद ही देख लिया अपनी होने वाली भाभी को। उमा बोली। बैठो ना, तुम दोनों खड़े क्यों हो? सुनील ने औपचारिकतावश आग्रह किया। नहीं, हम तो उधर बैठेंगे दूसरी मेज पर, हम भला कबाब में हड्डी क्यों बने? नैना हंसी। फिर वे दोनों दूसरी मेज की ओर बढ़ गई। नैना की माँ मेरी माँ की बड़ी अच्छी सहेली है, वो उसका विवाह मुझसे कराना चाहती थी। यूँ उसमें कोई बुराई नहीं है, सुंदर, स्वस्थ और पढ़ी लिखी है। अब तो किसी बैंक में काम भी करती है, पर मैंने तो साफ कह दिया था कि मुझे चश्मे वाली पत्नी नहीं चाहिए। सुनील बोला। क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ इतनी सी बात के लिए आपने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। यदि आपको चश्मा पसंद नहीं था तो वो कॉन्टैक्ट लेंस लगवा सकती थी। अंजलि हैरान स्वर में बोली। बात तो एक ही है, चेहरे की तमाम खूबसूरती आंखों पर ही तो निर्भर करती है। पर तुम क्यों भावुक होती हो? मुझे तो तुम मिलनी थी, फिर किसी और से मेरा विवाह कैसे होता? सुनील ने अंजलि को आश्वस्त करना चाहा। कुछ देर तो अंजलि स्तब्ध बैठी रही, फिर वो ऐसी बोली मानो कोई निर्णय ले लिया हो। आपसे एक बात करनी थी। कहो। तुम्हारी बात सुनने के लिए तो मैं तरस रहा हूँ, पर तुम तो कुछ बोलते ही नहीं, मैं ही बोलता रहता हूँ। पता नहीं माँ पिताजी ने आपको बताया है या नहीं, पर मैं आपको अंधेरे में नहीं रख सकती। मैं भी कॉन्टैक्ट लेंसों का प्रयोग करती हूँ। अंजलि बोली। क्या? पर तभी वेटर बिल ले आया। सुनील ने बिल चुकाया और दोनों रेस्तरां से बाहर निकल आए। कुछ देर दोनों इस तरह चुपचाप साथ साथ चलते रहे, मानो कहने को उनके पास कुछ बचा ही ना हो। मैं अब चलूंगी, घर से निकले बहुत देर हो चुकी है, माँ इंतजार करती होंगी। वह घर की ओर रवाना हो गई। कुछ दिन बीत गए। क्या बात है अंजलि, सुनील कहीं बाहर गया है क्या? 3-4 दिन से आया ही नहीं, माँ ने पूछा। पता नहीं माँ, मुझसे तो कुछ कह नहीं रहे थे, अंजलि ने जवाब दिया। बात क्या है अंजलि? परसों तेरे पिताजी विवाह की तिथि पक्की करने गए थे, तो वे लोग कहने लगे कि ऐसी जल्दी क्या है, आज फिर गए हैं। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ माँ? वो लड़के वाले हैं, आप लोग उनके नखरे उठाते हैं तो वे और भी ज्यादा नखरे दिखाएंगे ही। अंजलि बोली। क्या हम नखरे उठाते हैं लड़कों वालों के? शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बात कहते हुए? कौन सा विवाह योग्य घरवर होगा जहाँ हमने बात ना चलाई हो? तब कहीं जाकर यहाँ बात बनी है। तुम टलो तो छोटी बहनों का नंबर आए। माँ की वर्षों से संचित करवाहट बहाना पाते ही बह निकली। अंजलि स्तब्ध बैठी रह गई। अपने ही घर में क्या स्थिति थी उसकी। माँ के लिए वो एक ऐसा बोझ थी जिसे वह टालना चाहती थी। अपना घर सोचते हुए उसके होठों पर कड़वाहट रेंग आई। अपना घर तो विवाह के बाद बनेगा, जिसकी दहलीज पार करने का मूल्य ही 1-1.5 लाख रुपये है। कैसी विडंबना है, जहाँ जन्म लिया पली बढ़ी, न तो यह घर अपना है, न ही जहाँ गृहस्थी बसेगी वह घर अपना है। जाने और कितनी देर अंजलि अपने ही ख्यालों में उलझी रहती, यदि पिताजी का करुण चेहरा और उससे भी अधिक करुण स्वर उसे चौंकाना देता। क्या बात है अंजलि, हम तुम्हारी भलाई के लिए कितने प्रयत्न करते हैं, पर पता नहीं क्यों तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुली रहती हो। क्या हुआ पिताजी? अंजलि हैरान स्वर में पूछने लगी। तुम्हें सुनील से यह कहने की क्या जरूरत थी कि तुम कॉन्टैक्ट लेंसों का प्रयोग करती हो? मैंने जानबूझकर नहीं कहा था पिताजी, ऐसे ही बात से बात निकल आई थी, फिर मैंने छिपाना ठीक नहीं समझा। तुम नहीं जानती तुमने क्या कह दिया। अब वे लोग कह रहे हैं कि हमने यह बात छिपाकर उन्हें अंधेरे में रखा। पिताजी दुखी स्वर में बोले। पर विवाह तो निश्चित हो चुका है, सगाई हो चुकी है, अब उनका इरादा क्या है? माँ ने परेशान होकर पूछा था, जो जाने कब वहाँ आकर खड़ी हो गई थी। कहते हैं कि वे हमारी छोटी बेटी सीता को अपने घर की बहू बनाने को तैयार है, पर मैंने कहा कि बड़ी से पहले छोटी का विवाह हो, ऐसी हमारे घर की रीति नहीं है। फिर भी घर में सलाह करके बताऊंगा, लेकिन बताना क्या है? हमारी बेटियों को क्या उन्होंने पैर की जूतियां समझ रखा है कि अगर बड़ी ठीक ना आई तो छोटी पहन ली? वह क्रोधित स्वर में बोले। इसमें इतना नाराज होने की बात नहीं है पिताजी, यदि उन्हें सीता पसंद है तो आप उसका विवाह कर दीजिए। मैं तो वैसे भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। अंजलि बोली। कुछ देर सब चुप खड़े रहे, मानो कहने को कुछ बचा ही ना हो। अंजलि ठीक कहती है, अधिक भावुक होने में कुछ नहीं रखा है। इतनी ऊंची नाक रखोगे तो ये सब यहीं बैठी रह जाएगी। माँ ने अपना निर्णय सुनाया। फिर तो एक एक करके 8 वर्ष बीत गए थे। उससे छोटी 3 बहनों के विवाह
हो गए थे। अंजलि भी पढ़ाई समाप्त करके कॉलेज में प्रोफेसर हो गई थी। पिताजी भी अवकाश ग्रहण कर चुके थे। अब तो वो विवाह के संबंध में सोचती तक नहीं थी। पर राहुल ने अपने व्यवहार से मानो शांत जल में कंकड़ फेंक दिया था। अब अतीत को याद करके वो बहुत अशांत हो उठी थी। अरे दीदी, यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो? बत्ती भी नहीं जलाई। नीचे माँ तुम्हें बुला रही है। तुम्हारे कॉलेज के कोई राहुल अपनी माँ के साथ आया है। अरे तुम तो रो रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अंजलि की छोटी बहन ने आकर कहा। नहीं, रो नहीं रही हूँ, ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तो चल, मैं आ रही हूँ, अंजलि अपने आंसू पोंछते हुए बोली। ड्राइंग रूम में पहुंची तो एकाएक सबकी निगाहें उसकी ओर ही उठ गई। आपकी बेटी ही पहली लड़की है जिसे देखकर राहुल ने विवाह के लिए हाँ की है, नहीं तो ये तो विवाह के लिए हाँ ही नहीं करता था। अंजलि को देखते ही राहुल की माँ बोली, आपने तो हमारा बोझ हल्का कर दिया बहन जी। इससे छोटी तीनों बहनों का विवाह हो चुका है। मुझे तो दिन रात इसी की चिंता लगी रहती है। अंजलि के माँ और पिताजी अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तो मुझसे पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। अंजलि ने बैठते हुए सोचा। वह कुछ कहती उससे पहले ही राहुल की माँ और उसके माता पिता उठकर बाहर जा चुके थे। बस वो और राहुल ड्राइंग रूम में रह गए थे। एक बात पूछूं, आप कभी हंसते मुस्कुराते भी हैं या यूं ही मुंह फुलाए रहती हैं? राहुल ने नाटकीय अंदाज में पूछा। मैं भी आपसे एक बात पूछूं? अंजलि ने प्रश्न के उत्तर में प्रश्न कर दिया। आप कभी गंभीर भी रहते हैं या यूं ही बोलते रहते हैं? चलिए, आज पता चल गया कि आप बोलती भी हैं। मैं तो समझा था कि आप गूंगी हैं, पता नहीं कैसे पढ़ाती होंगी। मैं सचमुच बहुत बोलता हूँ, अब क्या करूँ? बोलने का ही तो खाता हूँ, पर मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना आप समझती हैं। राहुल अचानक गंभीर हो गया। देखिए, आप अच्छे हो या बुरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरुषों में तो मुझे विशेष रूप से कोई रुचि नहीं है। आपके अनुभव निश्चय ही कटु रहे होंगे, पर जीवन में किसी न किसी पर विश्वास तो करना ही पड़ता है। आप एक बार मुझ पर विश्वास तो करके देखिए। राहुल मुस्कुराया। ठीक है, पर मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता देना चाहती हूँ। मैं कॉन्टैक्ट लेंसों का प्रयोग करती हूँ। दहेज में देने के लिए मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं है, अंजलि कटु स्वर में बोली। हम एक दूसरे को समस्त गुणों और अवगुणों के साथ स्वीकार करेंगे अंजलि, फिर इन बातों का तो कोई अर्थ ही नहीं है। मैं तुम्हें 3 वर्षों से देख परख रहा हूँ। मैंने यह निर्णय एक दिन में नहीं लिया है। आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। राहुल की बातों को समझकर अंजलि खामोश रह गई। इतनी समझदारी की बातें तो आज तक उससे किसी ने नहीं कही थी। फिर उसके नेत्र भर आए। क्या हुआ? राहुल ने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं, ये तो प्रसन्नता के आंसू हैं। अंजलि ने मुस्कुराने की कोशिश की। दोनों परिवारों की सहमति से विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह पश्चात दोनों अब सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे नए स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।